हेलो फ्रेंड्स, मैं गीता अरोड़ा स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर है आपके लिए सामान्य हिंदी के PYQs 2025 से ही संबंधित है, यानी कि 2025 के ही एग्जाम्स के हैं और जिनको हम यहाँ पर सॉल्व करके DSSP का पैटर्न बहुत अच्छे से समझ रहे हैं और अपना हिंदी विषय में पूरे अंक लाने की तैयारी जो है बहुत अच्छे से कर रहे हैं। यहाँ हम कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे और क्वेश्चंस को करने का तरीका भी सीखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारे पास कि शालीन शब्द का विलोम क्या है। विलोम शब्द हमें बताने हैं, यानी कि विलोम का अर्थ होता है विपरीत अर्थ वाले शब्द हमें बताने हैं जिनका अर्थ उल्टा हो। यहाँ पर पहला शब्द दिया है हमें संतोष। संतोष का अर्थ होता है कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास क्या हो कि पर्याप्त चीजें लगती हों उसे अपने पास, कि वो जितना है उसके पास उसमें खुश है। इसके बाद जो है विषम। विषम का अर्थ क्या होता है? ऑड होना, यानी कि जो है कई बार परिस्थितियां विषम होती हैं, यानी कि हमारे हक में नहीं होती। कई बार कुछ चीज़ें सामान्य होती है लेकिन उसमें एक अलग सी चीज़ होती है जिसे हम विषम चीज कह देते हैं। इसके बाद है धृष्ट। धृष्ट का अर्थ होता है चालबाज हो गया, धोखेबाज हो गया। सरस। सरस का अर्थ होता है आनंद होना। ठीक है, यहाँ पर जो शब्द है हमारा शालीन। शालीन अपने आप में एक ऐसा शब्द है जो एक विशेषण है, जो क्या बताता है कि व्यक्ति में जो है विनम्रता का गुण है, व्यक्ति में जो है ईमानदारी का गुण है, या उसके अंदर जो है दिल में बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। तो इसका विपरीत क्या होगा? हमारा होगा धृष्ट। अगला है वाक्य विन्यास की दृष्टि से निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जब हम ऐसे प्रश्नों को करते हैं सॉल्व, तो हमें सबसे पहले ये देखना हो कि वाक्य के अंत में क्रिया हो। तो हमारे चौथे विकल्प में हमें क्रिया नहीं दिखाई दे रही, पहले तीन में क्रिया दिखाई दे रही है। अब हमें क्या देखना है? अब हमें इन तीनों में से एक विकल्प मिलेगा जो सही होगा। अब हमें देखना है कि बात किसके बारे में हो रही है। तो बात जो है गांव में हो रही है कि गांव में जीवन अस्त व्यस्त हो गया है ना। गांव में आने से बाढ़ गांव में आने से बाढ़ जीवन अस्त व्यस्त हो गया। तो हमें क्या देख रहे हैं कि जीवन कहाँ अस्त व्यस्त हुआ है? गांव में। तो किसके बारे में बात हो रही है? गांव के बारे में। लेकिन गांव में जो है जीवन अस्त व्यस्त क्यों हुआ, ये कब आएगा? गांव की बात करने के बाद, यानी कि गांव में बाढ़ आने से जीवन अस्त व्यस्त हो गया। तो ये हमें कहाँ दिख रहा है? तीसरे विकल्प में दिख रहा है। अगला है दिए गए वाक्य के किस अंश में वर्तनी की दृष्टि से त्रुटि है। वर्तनी की दृष्टि से त्रुटि होना यानी कि स्पेलिंग एरर होना, यानी कि हमें जो है ऐसे कई प्रश्न आ रहे हैं जिनमें वाक्य पूरा ठीक है, कहीं कोई गलती नहीं है, हमें एक शब्द की स्पेलिंग जो है गलत मिलेगी। तो यहाँ पर है हमारा कि बिना पलक झपकाए वह आराधना कर रहे थे। अब मैंने क्या बोला? झपकाए, लेकिन यहाँ क्या लिखा? झपकाएं। क्या लिखा है यहाँ पे? झपकाएं, जबकि होता क्या है? झपकाए। ठीक है, झपकाएं कब लगाया जाता है? ऐसे। ऐसे वाले जो है चांद बिंदु क्रिया के साथ तब लगाए जाते हैं जब हम किसी को आदर दे रहे हो। ठीक है, किसी से आदर सूचक बात करें। तुम चलो, आप चलिए। ठीक है, आप उठाए, तुम उठाओ या आप उठाएं। क्या होगा? आप उठाएं। तो यहाँ पर क्या होगा? हमने उठाए। ठीक है, एक जो साधारण शब्द है, जब हम किसी को आदर सूचक बोले तो क्या आ जाता है? चांद बिंदु। ऐसे ही झपकाए ना होकर यहाँ पर क्या होगा? झपकाए। तो गलती किसमें है हमारी? यहाँ पर। उचित कारक से दिए गए वाक्य की रिक्त स्थान भरे, यानी कि कारक हमें भरना है। कारक हमारे जो है 8 हैं, जिसमें से जो है अलग अलग विभक्तियां परसर्ग हम लगाते हैं। यहाँ पर है कलम और तलवार की शक्ति डैश कौन अपरिचित है। तो कलम और तलवार की शक्ति से कौन अपरिचित है? शक्ति को कौन अपरिचित है? शक्ति द्वारा या शक्ति पर? तो यहाँ पर क्या है? से। क्या सही उत्तर बनेगा? से। गूदड़ में लाल नहीं छिपता लोकोक्ति का अर्थ निम्न में से क्या होगा? गुदड़ी का लाल होना एक अर्थ है कि जो है बहुत पक्का समझदार व्यक्ति है ना। ले ऐसे यहाँ पर क्या? गूदड़ में लाल नहीं छिपता, नहीं छिपने की बात हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि वो दिख जाता है ना, दिख जाता है। लोकोक्ति का तो सीधा सीधा अर्थ दे दिया। अब गरीब की किस्मत बुरी होती है, ये तो नहीं लिखा। बढ़िया चीज अपने आप पहचानी जाती है। हाँ, यहाँ कुछ पहचानने की बात हो रही है, अपने आप दिखाई देने की बात हो रही है। निर्धनता में भी सौंदर्य दिखता है? बिल्कुल नहीं। किसी उपाय से भी स्वभाव नहीं बदलता। तो यहाँ पर अर्थ नहीं है। यहाँ पर क्या है कि बढ़िया चीज अपने आप पहचानी जाती है। निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है? अब अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं? जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, जो हमें वाक्य में प्रयोग करने के बाद उनके कई अर्थ पता चलते हैं। जैसे पहला ही उदाहरण ले लें, इसको अपेक्षा को यदि मैं कहूँ, मोहन मोहन तुम्हारी अपेक्षा अधिक समझदार है। मोहन तुम्हारी अपेक्षा अधिक समझदार है, यानी कि मोहन तुमसे ज्यादा समझदार है। तो हमने क्या किया? यहाँ पर तुलना की है ना। अगर मैं कहूँ अब मेरी तुमसे कोई अपेक्षा ही नहीं है, अब मेरी तुमसे
कोई अपेक्षा ही नहीं रही, यानी कि मुझे अब तुमसे कोई एक्सपेक्टेशंस ही नहीं है। तो एक तो हो गया तुलना के अर्थ में, एक हो गया हमारा किसके अर्थ में, एक्सपेक्टेशंस के अर्थ में या आशा के अर्थ में, है ना। कई बार होता है तुम्हारी यहाँ क्या अपेक्षा है, यानी कि तुम्हारी यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, इसलिए भी हम इस्तेमाल करते हो। तो अपेक्षा के तो दो अर्थ होते हैं, ये अनेकार्थक नहीं। इसके बाद पूजा, पूजा के दो अर्थ नहीं होते। पूजा जो है एक सिंगल अर्थ में इस्तेमाल होता है, पूजा मतलब पूजा, ठीक है। कुछ बच्चे ये कह सकते हैं कि मैम नाम भी तो होता है, पूजा लड़की का नाम भी होता है और एक होता है हम पूजा करें। तो नाम हम क्यों रखते हैं, उनके अर्थ को देखकर नाम रखते हैं, ठीक है। कि पूजा का अर्थ है आराधना करना, इसलिए हम किसी का नाम पूजा रख देते हैं। तो उसका जो है नामों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। यहाँ व्याकरण में हमारा हमेशा अर्थ किससे होगा, अर्थ से। केवल संज्ञा को छोड़कर जब हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा ढूंढनी हो तब हम नाम को देखते हैं। ईश्वर, ईश्वर जो है एक ऐसा शब्द है जिसके कई अर्थ हैं। हमारी नजर में तो दो ही अर्थ है, परमात्मा, परमपिता परमात्मा ईश्वर, है ना। लेकिन ईश्वर के कई और अर्थ भी हैं। जैसे ईश्वर जो है शिव को भी बोला जाता है, ठीक है, शिव के अर्थ में भी लिया जाता है। ईश्वर कई बार पारा और पीतल रूपक में भी गिना जाता है, ठीक है। तो ये जो है अनेकार्थक शब्द है। अक्षर, अक्षर एक ऐसा शब्द है जिसके अनेक अर्थ है, अनेक अर्थ है, मतलब जिसकी क्या ही बात बोलूं। अक्षर एक तो हमारे वर्णमाला के अक्षर होगा, अक्षर हम ब्रह्म को बोलते हैं, यानी कि एक तरह से ईश्वर को। इसमें हम आत्मा को इस्तेमाल करते हैं। हम आकाश को भी कई बार अक्षर बोलते हैं, आकाश, ठीक है। इसके बाद सत्य को भी कई बार हम अक्षर बोलते हैं। तो हमारा सही उत्तर क्या बन जाता है, पूजा। मैदान मारना मुहावरे का अर्थ क्या है, मैदान मारना मतलब आज तो तुमने मैदान ही मार लिया, यानी कि तुमने आज तो विजय ही प्राप्त कर ली, ठीक है। हिम्मत से काम लेना गलत, वैसे भी वर्तनीय शुद्धि, निराश होना नहीं है, हार जाना नहीं है। अगला है दिए गए वाक्य की किस अंश में वर्तनी दृष्टि से त्रुटि है, यानी कि वर्तनी की त्रुटि वाला, गलती वाला अगला प्रश्न। अधिक परिश्रम करने से वह उन्नति कर गया। अब यहाँ पर अधिक की वर्तनी बिल्कुल ठीक नजर आ रही है, ठीक है। परिश्रम करने से वह उन्नति कर गया, ठीक है, लेकिन परिश्रम होता है क्या, परिश्रम होता है, परिश्रम नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर री ऋषि की मात्रा जो है वो हमें नहीं चाहिए, इसलिए त्रुटि हमारी किस में है, परिश्रम में। अगला है वाक्य विन्यास की दृष्टि से निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। छात्र स्कूल से घर आकर खेलने चला गया, किसकी बात हो रही है, छात्र की बात हो रही है, बिल्कुल ठीक है। तो छात्र तो पहले आएगा ही आएगा। तो इस दृष्टि से एक तो ये वाला मेरा चला गया विकल्प कि इसमें अंत में क्रिया नहीं है, और स्कूल से घर आकर छात्र नहीं है क्योंकि छात्र की बात हो रही है। बच्चे दो विकल्प हमारे, छात्र स्कूल से घर आकर खेलने चला गया, छात्र स्कूल से आकर घर खेलने चला गया। तो यहाँ पर देखो स्कूल से आकर, घर आकर, तो पूर्वकालिक क्रिया उसने किस पर की है, घर के ऊपर की है, तो घर पहले आना चाहिए, इसलिए हमारा पहला विकल्प उत्तर बन जाता है। दिए गए वाक्यांश के लिए निम्न में से कौन सा एक शब्द होगा कार्य में संलग्न रहने वाला, कार्य में लगा रहने वाला। एक तो होता है जो हमेशा कार्य करता रहे, यानी कि कर्मठ, बिल्कुल ठीक, यही उत्तर है। लेकिन व्यस्त की बात करें तो व्यस्त शब्द होता है बिजी। अब बिजी ये नहीं है कि कोई हमेशा कार्य ही कर रहा होता है, बिजी होना कोई किसी भी काम में बिजी हो सकता है, जरूरी नहीं है कार्य कर रहा हो। टीवी देखने में बिजी है कोई, कोई जो है बिजी है सिर्फ दूसरों को बोलने के लिए कि मैं व्यस्त हूँ, तुम्हें टाइम नहीं दे सकता। कोई बिजी है बिना किसी कारण के, है ना। तो व्यस्त जो है कार्य में संलग्न रहने को नहीं दर्शाता। व्यस्त जो है कोई किसी भी काम में हो सकता है, तो वो कार्य करने का कहीं से भी द्योतक नहीं है। चुस्त होना, चुस्त होना भी जो है कर्मठ होने का परिचय नहीं देता, या कार्य में संलग्न रहने का परिचय नहीं देता। चुस्त होने का मतलब कि वह फुर्तीला है, कि उसे काम दोगे तो वो फटाफट कर लेगा। काहिल, काहिल का अर्थ है जो बिल्कुल आलसी हो, यानी कि जिसमें आलस भरा पड़ा हो, ठीक। तो यहाँ पर सही क्या हुआ अर्थ, पहला। मनुष्य, निम्न में से तद्भव शब्द बताना है। तद्भव शब्द कौन से हैं, वे शब्द हैं जो संस्कृत से कुछ बदले हुए रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, और जो बिना बदले रूप में प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, तत्सम, है ना। तो क्या है, मैं कई वीडियोस में आपको पहचान भी बता चुकी हूँ, आपको वीडियोस मिल जाएंगे, आप सर्च करेंगे कि री ऋषि लगा हो, रेफ लगा हो, या फिर पदेन रा लगा हो, तो आपको जो है क्या समझना है कि ये तत्सम शब्द है, ये किसी भी स्थिति में तद्भव नहीं हो सकते। तो एक शब्द तो मुझे यहाँ मिल ही गया, मुद्रण, ये तत्सम शब्द ही है क्योंकि इसमें द के नीचे पदेन लगा है।
इसके बाद जब मुख्य की बात करें तो अधिकतर जो तद्भव शब्द हैं उनमें जो शब्द है वो पूरे आते हैं, आधे वर्ण कम आते हैं, लेकिन इसको हम 100% श्योर नहीं कह सकते, इसमें अपवाद भी है। लेकिन मुख्य कैसा शब्द है? एक तत्सम शब्द है। रोम भी एक तत्सम शब्द है। बचा मिठाई, मिठाई का हमें जो है तत्सम दिखाई देता है, जो क्या कहलाता है? मिष्टी। तो हमारा क्या हुआ? मिठाई जो है मिष्टी का तद्भव रूप है। दिए गए वाक्यांश के लिए निम्न में से एक शब्द होगा जो कठिनता और देर से पचे, यानी कि बहुत देर से पच रहा है, कठिनाई से पच रहा है। विकल्प देखें तो घनिष्ठ, घनिष्ठ का अर्थ होता है गहरा, यानी कि बहुत पक्का गहरा, है ना। गरिष्ठ, गरिष्ठ का अर्थ क्या है? जो कठिनता और कठिनता से और देर से पचे, तो ये हमारा उत्तर है। अगला है अपचनीय। अपचनीय का अर्थ क्या होता है? जो पचाया ही ना जा सके। तो लेकिन हमने ये बात तो नहीं की, हमने तो क्या किया? जो पचता है, लेकिन कैसे? देर से। और अपचनीय का अर्थ तो बिल्कुल विपरीत है कि जो पचाया ही ना जा सके। अगला है वसायुक्त। वसायुक्त का क्या अर्थ होता है? जिसमें फैट हो। हम लोग बहुत अवॉइड करते हैं ना फैट खाना, कि फैट नहीं खाना, तो वसायुक्त फैट वाले भोजन को बोलते हैं। तो उत्तर क्या बन गया? दूसरा। पालतू शब्द का विलोम बताइए। पालतू, पाला जिसको हमने, वो क्या बन जाता है? पालतू। जब हम किसी को बाहर से लाकर जो है अपने घर में पालतू बनाए, वो कहलाएगा पालतू। अगला है वफादार। ठीक है, वफादार देखते हैं कि पालतू का विलोम है, यानी वफादार होता है जो वफा करे, किसी के साथ वफा निभाए। अधिकतर जानवर वफादार होते हैं क्योंकि छल कपट नहीं होता। जंगली, जंगली क्या है हमारा? कि वो जानवर जो जंगल में रहते हैं, जिनमें से कुछ ऐसे हैं जिन्हें हम पालतू बना सकते हैं, पर हर किसी को नहीं बना सकते। आदि मानव, आदि का अर्थ होता है शुरुआत। ठीक है, तो शुरुआती मानव, जो आरंभ में मानव हुआ करता था, उसे हमने क्या बोल दिया? आदि मानव। ठीक है। अछूत यानी कि अस्पृश्य, जिसे हम छू ना सके, वो क्या होगा? अस्पृश्य या अछूत। तो यहाँ पर सही क्या होगा? पालतू का विलोम जंगली। सर्वोचित यानी कि सबसे अधिक उचित, दशावाचक विशेषण शब्द से दिए गए वाक्य का रिक्त स्थान पूरा करे। तो हमें क्या करना है? दशावाचक। देखो, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं वैसे तो, संख्या के आधार पर बताना, परिमाण के आधार पर बताना, या फिर सर्वनाम शब्द को किसकी तरह इस्तेमाल करना? विशेषण की तरह। अब बात करते हैं गुणवाचक विशेषण की। गुणवाचक में गुण दोष दोनों आते हैं, अच्छी बातें भी आएंगी व्यक्ति की, चीजों की, और बुरी बातें भी आएंगी। ठीक है, जैसे ईमानदारी भी आएगा, बेईमान भी आएगा, सुंदर भी आएगा, कुरूप भी आएगा। इसके बाद इसमें हम बताते हैं दशा, ठीक है, अवस्था, या फिर रंग, आकार। ठीक, रंग या आकार, ये हमारा कौन सा विशेषण होता है? पहला। अब अवस्था होती है बुढ़ापा, यौवन इत्यादि। ठीक है। दशा क्या है? दशा में आते हैं, जैसे दशाएं आप एक इस उदाहरण से समझते हैं, जैसे उसकी बीमारी की दशा में हमने कह दिया दशाओं में, जैसे आपने स्टेट ऑफ मैटर्स पढ़ा होगा, लिक्विड, गैस और सॉलिड, है ना। तो ये भी एक दशा है किसी चीज की। तो यहाँ पर क्या है? जब हम पानी की बात करते हैं तो पानी तो एक पूर्ण तत्व है, ये किसी दशा को नहीं दर्शा रहा, ये एक संज्ञा है ना, द्रव्यवाचक संज्ञा। नीचे, नीचे क्या है? हमारा एक क्रिया विशेषण शब्द है जो किसी दिशा को दर्शा रहा है, दशा को नहीं, दिशा को दर्शाना है। जब हम इशारा करें नीचे जाओ, तो क्या है? एक दिशा को दर्शाना। काला क्या है? रंग है। बचा क्या? दशा। दशा क्या है? गाढ़ा, कि उसकी दशा कैसी है? गाढ़ा हो गया, है ना। किस स्टेट में आ गया? गाढ़ा हो गया। आप कोई चीज घर में लाए, कोई पेंट लाए, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है ना, तो किस स्टेट में आ जाता है? किस दशा में आ जाता है? थोड़े टाइम बाद वो गाढ़ा हो जाता है। कॉम्प्रीहेंशन, ये आपका इंग्लिश में भी आएगा, हिंदी में भी आएगा, इसके लिए इसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है ना। तो कॉम्प्रीहेंशन को पढ़ते हैं हम सबसे पहले। क्या है कि दिए गए गद्यांश के आधार पर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उपन्यास मनुष्य की कथा है, तो उपन्यास का आधार क्या है? मनुष्य। मनुष्य ही उपन्यास की कथा संसार के प्राणी होते हैं, यानी कि मनुष्य को ही अब उपन्यास में लिया जाता है, और उनके जीवन की वास्तविकताओं, भावनाओं, अंत्य संबंधों, टकराहटों, समझौतों, अर्थात नाना प्रकार की जटिलताओं के बीच जिए जाते हैं जीवन का एकदम नया सृजनात्मक रूप प्रस्तुत करने का प्रयास ही उपन्यासकार का अभिप्रेत है, यानी कि उसकी अभिप्रेरणा है, उसका मोटिवेशन है, अंदर से जो खुद से निकल कर आता है। यह एक उल्लेखनीय तथ्य है कि हिंदी उपन्यास का आरंभ चित्र केंद्रित नवल कथा के रूप में हुआ। किसके रूप में हुआ? नवल कथा, जो चित्र
को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। देवरानी जेठानी की कहानी से लेकर विमाता तक हिंदी में उपन्यास की एक ऐसी परंपरा है जिसमें मनुष्य चरित्र की ही प्रधानता है। इन उपन्यासों के पात्र साधारण या विशिष्ट मनुष्य हैं जो किन्हीं देवी शक्तियों से संपन्न नहीं हैं। हिंदी की यथार्थवादी आदर्शवादी उपन्यास धारा में अति मानवीय शक्तियों से युक्त पात्र इने गिने हैं। तिलिस्म, अय्यारी, अपराध, जासूसी और रोमांस प्रधान कथा पुस्तकों में अति मानवीय या असाधारण शक्तियों से संपन्न पात्र प्रचुर संख्या में है। पर हिंदी उपन्यास की प्रकृत धारा नहीं है। समाज विषयक उपन्यासों के पात्रों के संबंध में यह कहा जा सकता है कि लेखक के आदर्शों से परिचालित होने के कारण वे प्राय समतल, निर्जीव और उदाहरण बन गए, पर वे अपने समकालीन जीवन से कटे हुए पात्र नहीं हैं। तो यहाँ पर अब इनके आधार पर प्रश्न है कि हिंदी में उपन्यासकार का अभिप्रेत निम्न में से क्या नहीं है। तो उसकी प्रेरणा क्या नहीं है। मनुष्य के अंतः संबंधों, टकराहटों आदि का चित्रण करना, ये तो है, ठीक है। मनुष्य का जीवन जटिलताओं को प्रस्तुत करना, मनुष्य जीवन की ये भी हमने पढ़ा। मनुष्य जीवन के पारलौकिक जीवन को प्रदर्शित करना, यानी कि मृत्यु के बाद या उस लोक में, तो ये हमने नहीं पढ़ा है। मनुष्य जीवन की वास्तविकता को उजागर करना, ये हमने पढ़ा है। तो क्या नहीं पढ़ा हमने कि पारलौकिक जीवन को प्रदर्शित करना हमने नहीं पढ़ा। अति मानवीय शक्तियों से संपृक्त पात्रों का चित्रण हुआ है आदर्शवादी उपन्यासों में, सामाजिक उपन्यासों में, यथार्थवादी उपन्यासों में या तिलिस्म अय्यारी उपन्यासों में। तो यहाँ पर क्या उत्तर है हमारा कि तिलिस्म अय्यारी उपन्यासों में हमने जो है संपृक्त पात्रों का चित्रण देखा है। अगला है, निम्न में से आरंभ का विलोम शब्द क्या है। आरंभ जो है एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ होता है शुरुआत करना। क्या अर्थ होता है? शुरुआत करना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, शुरुआत है, ये भी प्रारंभ है, ये भी आदि का अर्थ भी शुरुआत है। तो क्या नहीं है? समापन, क्योंकि समापन किससे बना है? समाप्त से बना है। तो क्या हो गया? समापन इसका अर्थ हो गया। अगला है, सामाजिक उपन्यासों के पात्रों की विशेषता निम्न में से है कि वह अपने समकालीन जीवन से संपृक्त पात्र हैं, ठीक है। अति मानवीय और असाधारण शक्तियों से युक्त हैं, ठीक है। वह अपने समकालीन जीवन से कटे हुए पात्र हैं, बिल्कुल नहीं। वह लेखक के आदर्शों से परिचालित नहीं है, बल्कि लिखा था परिचालित है, ठीक है। वह अति मानवीय असाधारण शक्तियों से युक्त है, ये भी गलत है। तो सही क्या है? तीसरा विकल्प। अगला प्रश्न है हमारा कि हिंदी उपन्यासों का मुख्य विषय क्या है। तो हिंदी उपन्यासों का मुख्य विषय हमने पहली लाइन में ही पढ़ा था, क्या था? मनुष्य। उचित क्रिया शब्द से वाक्य का रिक्त स्थान पूरा करें। हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। करने चाहिए नहीं, करके चाहिए नहीं, करते चाहिए नहीं, क्या? हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। सही उत्तर बन गया। तो यहाँ जो है आपको क्या करना है, क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।